हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमएसओ का एमएसओ 004 सोशलॉजी इन इंडिया दिसंबर 2023 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपको पता है, हमारा क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहले सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन से कंपलसरी 2 क्वेश्चन आपको करने ही होते हैं। टोटल हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सारे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को लिखना है। प्लस मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज डिस्कशन किया है, जिसमें कि आप 10 पॉइंट मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन में आंसर में, जिससे कि आप इजीली जो पॉइंट्स आपको याद रहे हैं वो आप लिख सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ द सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इन इंडिया। The growth of sociology in India starts in early 90s, influenced by British rule after independence in 1947. It expanded rapidly, adapting Western ideas of Indian context. Today, it is cover various topics like caste, religious and urban life, helping understand and address social issues in India. जैसा कि हमें पता है, हमारी जो सोशोलॉजी की जो ग्रोथ थी वो 90s में स्टार्ट हुई और वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी ब्रिटिश रूल से। तो यहाँ पे जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्क्राइब किया गया, जैसे कास्ट, रिलीजियस, अर्बन लाइफ, हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द सोशल इश्यूज़। जो सोशल इश्यूज़ उस टाइम पे फैले हुए थे उसको समझने में इसमें बहुत ही मदद मिली। तो फर्स्ट पॉइंट है अर्ली डेज एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। तो सोशोलॉजी स्टार्ट्स इन इंडिया इन 19 तो यहाँ पर ब्रिटिश रूल उस टाइम चल रहा था इंडिया में, तो ये उससे इन्फ्लुएंस है बेसिकली, क्योंकि जो राज चल रहा होता है उसी से चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। इंस्टीट्यूशंस, स्टार्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन हुआ, जैसे कि बॉम्बे में इसका पहला इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ 1990s में। देन अर्ली सोशलिस्ट लाइक प्रतीक, गेडिस एंड जीएस और सेट द इन फंडामेंटल्स फॉर द फील्ड्स इन इंडिया। ये दो जो हमारे सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंडिया में क्या क्या फंडामेंटल्स सेटअप किए। उसमें जो सोशोलॉजी के सिलेबस वगैरह थे उसमें इन्होंने फंडामेंटल्स सेटअप किए। पोस्ट इंडिपेंडेंट ग्रोथ, जो इंडिपेंडेंट हमारी इंडिपेंडेंसी 1947 में हुई थी, जिसके बाद क्या उसके इफ़ेक्ट्स हुए, क्या उसके गोल सेटअप हुए। तो यहाँ पर आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, सोशोलॉजी एक्सपेंडेड विद मोर यूनिवर्सिटी टीचिंग द सब्जेक्ट। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई ये सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। इंडियन स्कॉलर्स बिगन टू अडॉप्ट सोशोलॉजी थ्योरीज टू फिट इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें इंडिया में होती हैं वो जो फिट होती थी थ्योरीज, उसको स्टार्ट किया उन्होंने। उसकी थीसिस बनाना हो, उसके ऊपर रिसर्च करना और उसके बारे में बातें करना। इंडियन प्रॉस्पेक्ट्स, yeah, sociologists like M.N. Srinivasan and D.P. Mukherjee focused on creating an Indian perspective in sociology. Concepts like संस्कृताइजेशन और श्रीनिवास वर adopting to explain Indian social changes. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इंडिया के हिसाब से जो उसके प्रॉस्पेक्ट्स थे उसको डिस्कस किया और उन्होंने बहुत सारा फोकस किया इंडियन सोशोलॉजी के ऊपर। डाइवर्स रिसर्च एरिया, उन्होंने जो रिसर्च एरियाज थे उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, जैसे कि कास्ट, रिलीजियस, पॉलिटिक्स एंड अर्बन लाइफ। फील्ड वर्क किया, सोशल स्टडी बेस्ड रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। इन्होंने जो फील्ड वर्क थे उसके थ्रू बताया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड जर्नलिज्म, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। मतलब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट दिए हैं उसको आप एक एक करके पढ़िए और उसके छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन भी दिया है, जिससे कि आप अपना आंसर इजीली लिख पाएंगे। सोशोलॉजी, तो 7th पॉइंट था इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। सोशोलॉजी इन इंडिया वर्क क्लोजली विद अदर फील्ड्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। इसने अदर जो सब्जेक्ट्स थे उसके साथ भी मिलकर काम किया और इसने ये दिखाया कि सोशोलॉजी मतलब दिस कोलैबोरेशन इनरिच्ड सोशोलॉजिकल स्टडीज़। यहाँ पर जो कोलैबोरेशन था उसने सोशल स्टडीज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाया और ज़्यादा उसको मतलब उसके इन्हेंस किया। न्यू एरियाज ऑफ स्टडी,
बहुत सारे नए नए एरियाज मिलना शुरू हो गए स्टडी के लिए, चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बाद जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसमें चैलेंजेस आते हैं, प्लस कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई। ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न ट्रेंड्स। ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट न्यू टॉपिक्स लाइक माइग्रेशन, translation into focus. Indian sociologist new part participate in global network sharing and learning from international research। यहाँ पर जो सोशलॉजिस्ट थे उन्होंने जब ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में जो रिसर्च हो रही थी, जो नेटवर्क्स थे, उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लर्न की वहाँ से। उसके बाद आपको इन पॉइंट्स का कंक्लूजन लिखना है। सोशियोलॉजी इन इंडिया हैज़ grown significantly from its early days under British influence to the dynamic fields today. It adapts Western ideas to Indian realities and explore a wide range of topics. As India changed and connect more with the world, sociology will continue to help understand and address the country's social issues. The future of Indian sociology lies in the innovation, interdisciplinary work, and global engagement, keeping it relevant and impactful। तो यहाँ पर जो बताया गया है इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से ये सोशोलॉजी इंडिया के अंदर आई, किस तरीके से उसने इन्फ्लुएंस किया और कैसे वेस्टर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट किया, और उसके बाद किस तरीके से ये ग्रो कर रही है, अलग अलग नए नए आइडियाज़ उसमें लाए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्कस द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन विलेज थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। यहाँ पर हमें कास्ट सिस्टम में किस तरीके से विलेजेस वगैरह में होता है वो बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट इज़ द कास्ट सिस्टम एंड व्हाट इज़ द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन विलेज। देन सो वी विल राइट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन विलेज इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कास्ट सिस्टम। दिस सिस्टम ऑर्गेनाइज विलेज लाइफ डिटेक्टिंग social roles, relationship and interaction through the practice of caste. Indian village exhibit a complex and hierarchy, social order and affect एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। यहाँ पर ये बताया गया कि किस तरीके से विलेजेस जो होते हैं आज भी वहाँ पर कास्ट सिस्टम चलता है और किस तरीके से वो सोशल चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है, रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करता है, और उस तरीके का किस तरीके के उनमें इंट्रैक्शंस होते हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन विलेज थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, हायरार्की एंड स्टेरिफिकेशन। विलेजेस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू हायरार्की फ्रॉम, किस तरीके की हायरार्की होती है यहाँ पर होता है ब्राह्मण्स इन द टॉप, फॉलो बाय द क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्र, दलित, प्रीवियसली कॉल्ड अनटचेबल, फॉल आउटसाइड द मेन कास्ट सिस्टम, जिनको कि कास्ट सिस्टम से बाहर निकाला हुआ माना जाता था। ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवीजन, यहाँ पर ऑक्यूपेशन के बेसिस पर डिवाइड किया गया था, जैसे कि ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन linked to castes, with specific castes perform roles like priest, warriors, trade and laborers। किस तरीके से क्या डिवाइड किया गया था, जैसे क्षत्रिय थे, लेबरर थे और ट्रेडर्स कौन होंगे, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर डिफाइन थे। ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवीजन था। सोशल इंट्रैक्शंस, सोशल इंट्रैक्शन में किस तरीके का था, सोशल इंट्रैक्शन आर ऑफन रेगुलेटेड बाय कास्ट, को कास्ट से ही रेगुलेट किया जाता था। उसमें किस तरीके से किसको क्या खाना है, किसको किससे शादी करनी है, ये सब रिस्ट्रिक्टेड था। प्योरली एंड प्योरिटी, द रिस्ट्रिक्शन रूल्स अबाउट प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। इस तरीके से यहाँ पर हर चीज़ डिवाइड थी कास्ट के बेसिस पर। रेजिडेंशियल सेग्रीगेशंस, किस तरीके से डिवाइड किया गया था, कौन कहाँ रहेगा, किस तरीके की चीज़ें उसके साथ की जाएंगी। एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि पहले आपको बताया कि किस तरीके से जो लोअर कास्ट के या जो दलित लोग थे उनको कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं होती थी। एजुकेशन या फिर कहीं जैसे कुएं वगैरह से पानी नहीं ले सकते थे वो लोग, हर एक लोग जो है वहाँ से ले सकते थे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था कास्ट का, हर एक को सब अपने अपने ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। कल्चरल प्रैक्टिसेस मानी जाती थी, जहाँ पे जैसे फेस्टिवल किस तरीके से मनाया जाएगा, रीति रिवाज क्या होंगे। कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉर्पोरेशंस, while caste can be source of conflict and discrimination,
इट ऑल्सो फोस्टर कॉर्पोरेशन विद इन कास्ट ग्रुप फॉर द म्यूचुअल सपोर्ट। मतलब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स तो थे पर कॉर्पोरेशन भी था, मतलब एक ग्रुप अपनी कास्ट को सपोर्ट करता था तो दूसरा ग्रुप अपनी कास्ट को सपोर्ट करता था। मॉडर्न चेंजेस, मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म्स आर एजुकेशन ग्रेजुअली चैलेंजिंग ट्रेडिशनल कास्ट प्रैक्टिसेस बट दे रिमेन इन्फ्लुएंस बाय मैनी रूरल एरियाज। मतलब जो भी मॉडर्न चेंजेस थे वो चेंज तो हो जाता था पर वो फिर भी वो इफेक्टेड होता था कास्ट से, विलेजेस की लाइफ से। यहाँ पर उसमें आपका कंक्लूजन लिखना है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ इफेक्ट होती थी, जैसे शादी, मैरिज, रिसोर्स नहीं एक्सेस करने देना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको पूरा डालना है। इस कंक्लूजन को आप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाउ डज द बुक व्यू ऑन कास्ट डिफर फ्रॉम द फील्ड व्यू, इलिस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको बताना है कि जो बुक व्यू था और जो नॉर्मल फील्ड में किस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता था। यहाँ पर मैंने दिया है, देखिए यहाँ पे भी मैंने 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है। यहाँ पर जैसे कि डिफरेंस बिटवीन बुक व्यू एंड फील्ड व्यू। बुक व्यू क्या था, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। किस तरीके से था, कास्ट सीन एज ए फिक्स एंड अनचेंज हायरार्की। मतलब एक कास्ट में जो बंदा पैदा हुआ है वो उसमें जो जो पैदा होता जाएगा वो उस कास्ट ऑटोमेटिकली उसको असाइन होती जाएगी। पर फील्ड में क्या था, फील्ड में कास्ट इज डायनेमिक विथ चेंजेस occurring due to social, economic and political influence. For example, the rise of दलित मूवमेंट हैज़ चेंज ट्रेडिशनली हायरार्कीज। मतलब कि जब दलित मूवमेंट हुआ तो बहुत सारी हायरार्कीज चेंज हुई। इसी तरीके से मैंने और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ के अपना आंसर लिख सकते हैं। मतलब फील्ड व्यू में मतलब बुक में किस तरीके से होता था और फील्ड में मतलब नॉर्मल लाइफ में किस तरीके से उसको उनके साथ बिहेव किया जाता था या किस तरीके के रीति रिवाज फैले हुए थे। यहाँ पे आपको ये सारा डालना है। देन उसके बाद कंक्लूजन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। डिस्कस द चेंजिंग फीट्स ऑफ एग्रीगेशन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। मतलब किस तरीके से उसमें चेंजेस हुए थे। यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हैं। चेंजिंग फैक्ट्स ऑफ एग्रीगेशन सोशल स्ट्रक्चर इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। लैंड होल्डिंग पैटर्न, मतलब कि जो लैंड होल्डिंग्स थे, बड़े बड़े जो लेबरर उन पे काम कराते थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे वो उनके पास बहुत सारे लैंड नहीं होता था और बड़े बड़े फार्मर्स के पास लैंड होता था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, adoption of modern farming techniques and machinery has increased productivity, also created a divide between rich and poor farmer। मतलब कि जो बड़ी बड़ी मशीनरी थी उनका एक्सेस किसके पास था, बड़े फार्मर्स के पास, और जो छोटे फार्मर्स थे उनके वो गरीब थे इसलिए उनके पास उसका एक्सेस नहीं था। The use of technology like drip irrigation and generally modify crops in changing traditional farming methods। तो जिनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी से उनके डिफरेंट तरीके के उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स से तो अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाते थे और जिनके पास नहीं थे वो ठीक से नहीं कर पाते। शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, मतलब किस तरीके से जैसे अपना जो फील्ड्स होते थे उनको दूसरे को दे दिया जाता था काम करने के लिए। देयर इज़ ए मूव टुवर्ड्स कैश क्रॉप्स एंड commercial farming to meet market demand and improve income. The shift has led to change in crop pattern and farming practices। मतलब किस तरीके से उनकी प्रैक्टिसेस चेंज होती थी, किस तरीके से टेक्निकल हेल्प के थ्रू क्या क्या किया जा सकता था। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड सब्सिडीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, MPS वगैरह जैसे आपको पता है कि दिया जाता है किसानों को, तो ये यहाँ पर उसी के बारे में बात करनी है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ, उन सब चीज़ों पे वो यहाँ पर आपको डालना है। जैसा मैंने लिखा है, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस इन्फ्लुएंस लोकल फार्मिंग, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उसको इन्फ्लुएंस किया। अफेक्टिंग प्राइस एंड टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन, मतलब क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है, किस तरीके से प्राइस को इफ़ेक्ट किया उन्होंने। फार्मर इंक्रीजिंगली इंटरगेटिंग इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन, मतलब वो उन्होंने ग्लोबल सप्लाईज करना शुरू किया जिससे कि उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, उनके पास बहुत सारे पैसे आना शुरू हो गए। रूरल अर्बन माइग्रेशन, मतलब जो माइग्रेशन स्टार्ट हो गया क्योंकि लोग क्या अच्छी लाइफ बिताना चाहते थे, बेटर अपॉर्चुनिटी पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट किया। वुमेन इन एग्रीकल्चर women's role in agriculture are become more prominent due to male migration and feminization of farming।
Despite their increasing contribution, women often face challenges like lack of land ownership and access of resource. जो माइग्रेशन हो रहा था वो जो आदमी माइग्रेट हो रहे थे उनकी वाइफ या उनके घर में जो औरतें थी वो एग्रीकल्चर की ओर ध्यान दे रही थी, तो उनका बहुत ज़्यादा रोल स्टार्ट हुआ वहाँ पर। और पर उस पर इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि उनके पास ओनरशिप नहीं थी और रिसोर्स एक्सेस नहीं हो पाते थे उनसे, क्योंकि उन्हें इतनी आज़ादी नहीं दी गई थी, ना उन्हें किसी चीज़ पे ओनरशिप दी गई थी। इन्वायरमेंटल चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस, वाटर scarcity and soil degradation are major challenges affecting agriculture productivity। ये सारे जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस थे ये उनकी खेती को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते थे। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस आर बीइंग अडॉप्टेड टू एड्रेस दीज फंडामेंटल इश्यूज। सस्टेनेबल सतत विकास की किस तरीके से मतलब की जाए खेती, वो वहाँ पर उनको बताया गया, जिससे कि इन्वायरमेंटल इशू को हैंडल किया जा सके। सोशल इनइक्वालिटी एंड कास्ट डायनेमिक्स, traditional caste-based role in agriculture are changing, but social hierarchies still influence land ownership and labor relation. Land reforms and affirmations action policies aim to reduce their इनएक्वलिटीज़। यहाँ पर जो था सोशल इनएक्वलिटी काफ़ी बढ़ गई कास्ट टाइम में कोई, क्योंकि रिलेशनशिप चेंज हुए, इस तरीके की चीज़ें होना शुरू हुई। मार्केट एंड क्रेडिट एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट फैसिलिटी रिमेन एक critical issue for small and marginal farmers. Initiatives like farmer producer organizations and microfinance are being introduced to improve the access। मतलब जो मार्केट में जो फार्मर्स काम करते थे उनको क्रेडिट ऑफ एक्सेस, मतलब हर चीज़ का एक्सेस दिया गया, लोन की सुविधाएं दी गई। तो यहाँ पर आपको कंक्लूजन में भी ये जो ऊपर 10 पॉइंट है उन्हीं के बारे में छोटा छोटा आंसर लिखना है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स उठाकर लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ नया याद नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से भी उसी को रिपीट कर सकते हैं, बट आई एम अगेन टेलिंग यू प्लीज़ राइट कंक्लूजन ऑल्सो। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई विल फील मोटिवेटेड। क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं पर आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई फील मोटिवेटेड एंड आपको भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे नए वीडियोज़ के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडीज़ इन इंडियन सोशियोलॉजी। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो विलेजेस के बारे में स्टडी की गई उसका इंडियन सोशियोलॉजी पर क्या क्या प्रभाव था। विलेज यहाँ पर दिया गया, इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले आपको, उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट दिए हुए हैं, किस तरीके से वो उन पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। अंडरस्टैंडिंग रूरल लाइफ को किस तरीके से डिस्क्राइब करना है, उनकी डेली प्रैक्टिसेस, उनमें वो क्या क्या करते थे, किस तरीके के वहाँ पे रिचुअल्स थे, रिलेशनशिप्स थी, उनके बारे में आपको लिखा है। कास्ट थी, किनशिप में फैमिली स्ट्रक्चर किस तरीके का था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या की जाती थी इकोनॉमिक को ग्रो करने के लिए, अपने घर को आगे मतलब बढ़ाने के लिए। सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट क्या किए गए, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या यूज़ होती थी, किस तरीके के फेस्टिवल बनाए जाते थे, उनको क्या उनकी नॉलेज किस तरीके से दी जाती थी, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या थे वहाँ पे। दी स्टडी एनालाइज द फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक पंचायत, विलेज काउंसिल, मतलब किस तरीके के सोशल इंस्टीट्यूशंस थे। जैसे आपको पता है पंचायत होती थी वहाँ पर, या अब जो विलेज काउंसिल के रूप में जाना जाता है, वो सब होता था वहाँ पे पहले पंचायत के रूप में। पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी किस तरीके से बनाई जाती थी, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे ये पॉइंट देखते जाना है और आपको उसी पॉइंट के बारे में जो जो चीज़ें आपको पता है वो आपको लिखना है। और इसमें आप डिस्क्राइब करिए, इसमें आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मतलब गलती नहीं मानी जाती, अगर आप थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके भी लिखते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कंक्लूज़न डालना है आपको, इन पॉइंट्स का कंक्लूज़न आपको लिखना है नीचे। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, जिसमें कि फिर अगेन आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 3 या 2 क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन द इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन अमॉन्ग द ट्राइब्स इन द इंडिया, किस तरीके का डिफरेंशिएशन किया जाता है उनके साथ। तो यहाँ पर आपको लिखना है इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन, एजुकेशन एंड लिटरेसी, किस तरीके से वहाँ पर लिटरेसी, एक्सेस ऑफ एजुकेशन क्रिएटेड ए डिवाइड, ट्राइब्स आर बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़,
have higher literacy rate and better job opportunity while other lag behind, मतलब कि उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं और जो दूसरे होते हैं उनको कम मिलती है. पॉलिटिकल participation, migration and urbanization, cultural changes, health and healthcare access, जेंडर रोल इक्वलिटी, टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी. तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है उसी के बारे में आपको लिखना है. जैसे कि टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी के बारे में जितना जानते हैं वो आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही वर्ड्स लिखें. इस पॉइंट को लिखने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट वाइज, मतलब टेक्नोलॉजी में आप मीडिया के बारे में भी लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये सब मीडिया के या टेक्नोलॉजी के साधन हैं और कनेक्टिविटी के साधन है, तो आप ये सब भी लिख सकते हैं. यहाँ पे लैंड ओनरशिप एंड राइट्स के बारे में लिखना है, सोशल मोबिलिटी के बारे में लिखना है. देन आपको उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है, जिसमें कि आप लिखेंगे सोशल डिफरेंशियस अमंग ट्राइब्स इन इंडिया इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, माइग्रेशन, कल्चरल चेंजेस. देखिए मैंने ये सबको बताया, यहाँ पर आप पॉइंट सारे उन्होंने यहाँ पे डाले हैं, मैंने डाले हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट डाल के कॉमा डाल कर भी अपना आंसर लिख सकते हैं. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी. किस तरीके से इसने इम्पैक्टफुल, मतलब किस तरीके का प्रभाव डाला है ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन सोसाइटी पर. तो यहाँ पर क्या हुआ है हमारे पास, ग्लोबलाइजेशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी. बहुत इम्पैक्ट हुआ है इसका, चेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने उस पर मतलब स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है. यहाँ पर इसमें आप पॉइंट लिखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, कल्चरल एक्सचेंज एंड डाइवर्सिटी हुई है. कल्चरल जैसे हमारे यहाँ जो रीति रिवाज थे वहाँ भी मनाए जाते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, कुजीन्स, खाना, एंटरटेनमेंट के साधन, टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहाँ की चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया है. एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जैसे कई बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनसे स्किल सीख कर आते हैं और अपने इंडिया में या वहाँ पर भी जाके डेवलप हो सकते हैं. सोशल एंड जेंडर डायनेमिक्स, कंज्यूमराइजेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, इन्वामेंटल इम्पैक्ट, क्या क्या इन्वामेंटल इम्पैक्ट हुए हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अर्बन ड्राइव एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ है, हमारा को लेड है, इन्वामेंटल डिग्रेडेशन एंड इंक्रीज कार्बन इमर्शन. क्या जो आपको पूरे प्रभाव लिखने, जो चाहे अच्छे बुरे वो भी लिख सकते हैं आप. पॉलिटिकल एंड लीगल रिफॉर्म्स, challenges of inequality. While globalization has created wealth, it has also widened the gap between the rich and poor. Addressing the inequality remains a significant challenge, requires inclusive policy when इक्विटेबल ग्रोथ स्ट्रेटजी. यहाँ पर चैलेंज आता है, वहाँ पर इक्वलिटी नहीं मिल पाती है लोगों को, और इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई हैं जिससे कि वो एक दूसरे को एक दूसरे से ऊंचा या नीचा फील ना करें. ग्लोबलाइजेशन एंड प्राउडली इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी, उन्होंने बहुत profoundly globalization profoundly influence Indian society, drive economic growth, कल्चरल एक्सचेंज. अब सारी चीज़ें आपको ये दोबारा से रिपीट करनी है और उसको डिफरेंट वर्ड्स में आप यहाँ पर डालकर पूरा कंक्लूजन को आपको लिखना है यहाँ पे. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. एक्सप्लेन द इंटर रिलेशन बिटवीन रिलीजियस एंड कल्चर ऑफ इंडिया. यहाँ पर आपको दोनों का इंटर रिलेशन लिखना है कि किस तरीके से आपस में दोनों का संबंध है. हिस्टोरिकल फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे पहले, जिसमें कि रिलीजियस एंड कल्चर इंडिया हैज़ बीन इंटरवाइंडेड विद 1000 ऑफ ईयर, शेपिंग ईच अदर कंटिन्यूसली. एक दूसरे को बनाने में दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं. एंसेंट टेक्स्ट लाइक वेद एंड epics like Mahabharata reflect these deep connection, influence cultural practices and social norms. किस तरीके से वहाँ पर एंसेंट वेद वगैरह जो हमारे ग्रंथ होते हैं उनमें किस तरीके से लिखा गया है. डाइवर्स रिलीजन्स, इंडिया होम और मल्टीपल बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं जिसमें कि किस तरीके से एक दूसरे के को सपोर्ट करते हैं और क्या क्या कल्चर होते हैं उसमें. फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है, लैंग्वेज अलग अलग होती हैं,
मतलब ये सारी चीज़ों ने हमारी इंडियन कल्चर को इफ़ेक्ट किया है। सोशल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू, कुजीन्स, म्यूज़िक एंड डांस, वो जितना भी आपको याद आता है आप वन बाय वन पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। एजुकेशन एंड फिलोसफी, जैसे आपको पता है सबके घरों में अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, अलग अलग कास्ट में अलग अलग मतलब स्टेट भी चेंज होता है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो आप वो सब यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें देखिए थ्योरेटिकल में कोई चीज़ गलत या बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गलत नहीं मानी जाती है। इवन आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बस आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, प्लस आपको हर क्वेश्चन के पॉइंट्स में लिखना है और उसका कंक्लूज़न आपको लास्ट में उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट करके भी आप कंक्लूज़न लिख सकते हैं। यहाँ पर कंक्लूज़न दिया है मैंने, यहाँ पर इसको आप पढ़ा कर भी लिख सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक बार मैं आपसे फिर रिपीट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट subscribe my channel so that I feel motivated. And now moving to the next question, question number 9. The practice of secularism in India different from the West, किस तरीके से अलग है। यहाँ पर आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट किस तरीके से मिली है, रिलीजियस डाइवर्सिटी कैसे है, स्टेट किस तरीके से इंटरवेंशन कर सकता है, आइडेंटिटी पॉलिसी कैसे होती हैं, मेजोरिटी राइट क्या क्या मिले हुए हैं आपको। यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड सिविल कोड डिबेट्स चल रही हैं इंडिया में, रोल ऑफ ट्रेडिशंस, सेकुलरिज्म एज ए सोशल आइडिया, लीगल interpretation, impact of globalization has influenced India's secularism with increasing exposure to western idea, challenging traditional practices and shape new dynamics in the country's secular fabric. ये मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप इजीली लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट याद आता है तो आप उसको बढ़ा चढ़ाकर अपनी पूरी स्टोरी उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। डिस्कस द चेंजिंग फेसिट्स ऑफ सोशल मूवमेंट इन इंडिया। क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्री इंडिपेंडेंस ईरा था हमारे पास, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट बेस्ड द कास्ट रिलीजन एंड इंटेंसिटी एमर्ज, एडवोकेटिंग फॉर रिप्रेजेंटेशन सोशल इक्वलिटी। इस तरीके से आप यहाँ पे दलित आंदोलन वगैरह जो हुए थे उनके बारे में आप लिख सकते हैं। इन्वामेंटल एक्टिविज़म, वुमेन राइट मूवमेंट्स हुए, लेबर मूवमेंट्स हुए, एंटी करप्शन प्रोटेस्ट हुए, जैसे कि लोकपाल वगैरह का आपको पता है अन्ना हज़ारे के थ्रू किया गया था उसकी लीडरशिप। तो यहाँ पर आप बहुत सारे मूवमेंट वगैरह के बारे में लिख सकते हैं जो आपको याद रहते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे 10 मूवमेंट्स डाले हुए हैं, सोशल सेंड पॉइंट्स डाले हुए हैं, तो वहाँ से भी आप उठा सकते हैं। सोशल मीडिया एंड डिजिटल एक्टिविज्म, रिलीजियस ऑटोनॉमी एंड मूवमेंट, ग्लोबल सॉलिडेटरी मूवमेंट। इसमें इसका वही फिर आपको कंक्लूज़न लिखना है यहाँ पे, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। मैं इतना जल्दी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं और ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। आपको वन बाय वन पॉइंट्स पढ़ते जाना है, प्लस उसी के बारे में आपको लिखना है। इसमें अगर आपको कुछ अलग से याद आता है तो वो भी आप लिखिए, बिकॉज़ ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि आपको आपकी नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, तो आप इजीली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहुँच चुके हैं। तो प्लीज़ आप इसको ठीक से पढ़िए एंड उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में डालकर पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई दैट। सो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई फील मोटिवेटेड। आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।